3,65,67 का बजट पेश हो चुका है। मध्य प्रदेश के लिए बेहद खास दिन था और मध्य प्रदेश की जनता टकटकी लगाए बैठी हुई थी, देख रही थी, सुन रही थी वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा को कि क्या कुछ खास लेकर आने वाले हैं। सरकार के खजाने में, सरकार के पिटारे में जनता के लिए क्या कुछ खास है, इसकी सभी को उम्मीद थी और सभी इसी की राह देख रहे थे। आज का दिन काफी महत्वपूर्ण था, लेकिन अगर विपक्ष की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो कांग्रेस केवल एक ही मुद्दे को लेकर अभी भी अड़ी हुई है, वो है नरसिंह घोटाला। नरसिंह घोटाले को लेकर कांग्रेस यहां पर विपक्ष चर्चा करना चाह रहा था, लेकिन इसी बीच यहां पर बजट पेश हो गया है। तो बजट की बारीकियों को हम समझेंगे और समझने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ ब्रजेश राजपूत जी। और ब्रजेश जी से हम जानेंगे कि क्या कुछ खास है बजट में, पिछली बार की तुलना में बजट में क्या कुछ खास है वो जानेंगे, क्या क्या नए प्रावधान सरकार ने लाए हैं वो हम जानेंगे। एक नज़र में बजट को लेकर क्या कुछ कहेंगे ब्रजेश जी, आप पहले। बजट जैसे कि दावा किया जा रहा था कि इस बजट से बहुत ज़्यादा उम्मीद तो थी नहीं, क्योंकि बहुत कम समय के लिए बजट है। चूँकि अब सरकार बनी है, सरकार के पास फंड आया है, तो बजट है, मगर कुल मिला के एक अच्छा बजट है। जिन चीज़ों के लिए कोशिश की गई थी कि उद्योग के लिए अच्छा पैसा हो, शिक्षा के लिए अच्छा पैसा हो और स्वास्थ्य के लिए अच्छा पैसा हो, तो उस सब में अच्छा पैसा सरकार ने दिया है। और एक सबसे अच्छी बात इसमें लगी, इसमें रोजगार पर काफ़ी फोकस किया गया है और कई जगह पर बताया गया है कि रोजगार खोलेंगे। जैसे अब हमने देखा कि सबसे ज़्यादा रोजगार स्वास्थ्य सेवाओं में करीब 46,000 नए पद भरेंगे, तो एक बहुत अच्छी बात है। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा में उन्होंने कहा है कि 11,000 इसके लिए भी नई नौकरी आएंगी, तो ये भी बहुत बेहतर बात है। उच्च शिक्षा में 2,000 नए पद आएंगे, इससे बेहतर क्या होगा। और पुलिस में तकरीबन 7,500 नए पद आएंगे। तो कुल मिला के मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी वो इसमें ये है कि रोजगार पे काफ़ी फोकस किया गया है। सरकारी नौकरी जिसकी चाहत हर व्यक्ति को होती है, उस सरकारी नौकरी की चाहत को बढ़ाने के लिए काफ़ी सारी नौकरियों की बात की गई है और कहा गया कि आने वाले पिछले 4-5 महीनों के अंदर ये सारी भर्तियां कर दी जाएंगी। मगर सरकार ने अपना फोकस खोया नहीं है। सरकार ने अपना फोकस आर्थिक मुद्दों से ज़्यादा धार्मिक प्रश्नों पर बनाए रखा है। संस्कृति पर काफ़ी पैसा खर्च किया जा रहा है, राम वनगमन पथ पर काफ़ी पैसा खर्च किया जा रहा है, मंदिरों पर भी पैसा खर्च करने की बात है। उससे कह रहा था विपक्ष की अगर चुनाव जीत जाते हैं उसके बाद योजना बंद हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सभी योजनाएं चलती रहेंगी और खास तौर पे फोकस ये रहा है कि कोई भी नया टैक्स यहां पर नहीं लगा। ब्रजेश जी, योजनाओं को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपकी कोई भी योजना बंद नहीं होगी प्रदेश में? नहीं, देखिए, सबसे अच्छी बात तो ये है कि कोई योजना बंद नहीं होगी। बड़ी बात है कि योजना सरकार बंद करने की हिम्मत ही नहीं कर सकती, क्योंकि जिस लाडली बहना के लिए इतना सारा पैसा खर्च किया जा रहा है, हर साल तकरीबन 1,800 करोड़ रुपए सिर्फ लाडली बहना के लिए खर्च किए जाते हैं, तो उस योजना को बंद करने की कोई बात नहीं है। राहत की बात यही है कि उस योजना में कोई नया पैसा नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि जैसे शिवराज सिंह ने कहा था कि ये योजना 1,000 रुपये से शुरू होगी, महिलाओं को पैसा देने की 1,250 किए जाएंगे और धीरे धीरे उसको 3,000 रुपये तक बढ़ा जाएगा। मगर अभी कल जो विधानसभा में जवाब दिया गया है उसके मुताबिक इस योजना में पैसा नहीं बढ़ाया जाएगा और इस योजना में कोई नए नाम नहीं जोड़े जाएंगे। तो कुल मिला के सरकार समझ रही है कि इस योजना के नाम पे जितने वोट मिल गए हैं बहुत है। अब इस योजना से मैं और ज़्यादा पैसा देके खर्चा नहीं बढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये तो सब समझ रहे हैं कि इस योजना ने चुनाव तो जिताया है मगर सरकार की जेब भी फाड़ दी है, ढीली कर दी है। हाँ, मतलब फाड़ी दी है, आप कहें तो ढीली क्या कर दी है, फाड़ी दी है। बहुत ज्यादा बर्डन सरकार पर आ गया है, बहुत ज्यादा भार सरकार पर आ गया है इस योजना को लेकर, लेकिन सरकार लगातार कर्ज भी तो ले रही है। मैं लौटूंगा ब्रजेश जी आपके पास। हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं, डॉक्टर विशाखा कुटुंबले हैं, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स DAVV। मैम, बहुत स्वागत करता हूं आपका। और हमारे दुर्गेश साहू हमारे सहयोगी जबलपुर से भी जुड़े हुए हैं। दुर्गेश, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन विशाखा मैम, एक नजर में बजट को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप देख लिया होगा, आपने पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा, आपकी नजर में MP का बजट बताइए। MP का ये बजट जो है ये कुछ मुद्दों पे बहुत ही विशेष है जी। पहली बात ये है कि ये पहला बजट। दूसरी बात ये कि ये बजट 9 महीनों के लिए बनाया गया बजट है। तीसरी बात ये है कि पूर्व में जो भाजपा सरकार रही है उसने एक रोड मैप हमारे राज्य के लिए बना दिया है। मोहन यादव सरकार का ये बजट पेश करने का उद्देश्य था कि हम उन योजनाओं, हम उस कार्यशैली, हम उन सभी
मापदंडों को देखते हुए, उसका पैमाना बनाते हुए आगे बढ़े और उनसे तालमेल बना के रखें। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य हमेशा से ही रहा है जिसने केंद्र के साथ हमेशा तालमेल रखा। शायद खुशकिस्मती है मध्य प्रदेश की कि केंद्र की सरकार जो रहती है वो ही प्रदेश की सरकार अधिकतर बार रही है। इसलिए प्रदेश सरकार को भी केंद्र के साथ वो सामंजस्य बनाने में ज़्यादा तकलीफ कभी नहीं हुई है, और यही बात अभी भी है कि केंद्र सरकार से भी आज हमें 3800 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, और हमारा काम है कि अब उन योजनाओं को बिल्कुल मैम, बिल्कुल डबल इंजन की सरकार में यही फायदा होता है। डबल इंजन की सरकार में यही फायदा होता है कि फंड रिलीज होने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती प्रदेश के लिए विकास के लिए। मैं लौटूंगा मैम आपके पास। दुर्गेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं जबलपुर से, और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग उनके साथ मौजूद हैं। दुर्गेश बताइए, जानिए कि क्या कुछ कह रहे हैं बजट को लेकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, मध्य प्रदेश का पूर्णकालिक बजट पेश हो गया है। सरकार ने अपना बजट पेश किया है और महिला, किसान, स्वास्थ्य और जैसे तमाम सेक्टर्स पर फोकस किया है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों का क्या कहना है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण वर्ग यही होता है और सबसे इंटरेस्ट होकर भी ये बजट सुनते हैं। तो हमारे साथ लोग मौजूद हैं जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। सर, किस तरीके से देखते हैं इस बजट को, क्या आया है आपके? मेरे हिसाब से ये जो बजट है काफ़ी संतुलित बजट है। सबसे बड़ी बात यह है, आम जनता को सिर्फ बजट से ये रहता है कि यार कोई नया टैक्स ना लग जाए, टैक्स में बढ़ोतरी ना हो जाए। तो मैं धन्यवाद दूंगा इस सरकार को, इसने एक पैसे का भी टैक्स एक्स्ट्रा नहीं लगाया, जो था वही चल रहा है। दूसरी चीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इनने बहुत ध्यान दिया है, पीएम आवास पे हो चाहे सड़कों पे हो, और किसानों को और बहनों को, गरीब तबके के लिए काफ़ी पैसा अलॉट किया है। और तीसरी चीज़, जो कि सरकार की ड्यूटी बनती है, फर्ज बनता है, मतलब एक तरह से उनको ये व्यवस्था करनी है, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़कें तो हैं ही हैं ऑलरेडी। तो ज़्यादा फोकस किया है। आपको क्या लगता है बजट में? ये लोक लुभावन बजट है। इसमें टैक्स नहीं लगा करके आप ये चाहते हो कि मंच लूट लेंगे, तो वो गलत है। 1 लाख करोड़ का घाटे का बजट दिया, 1 लाख करोड़ रुपए की लाइबिलिटी पब्लिक पे बढ़ गई। मध्य प्रदेश का हर इंसान 42,000 से पहले कर्जदार है। इस 1 लाख के बजट से आके वो 70,000 का कर्जदार हो जाएगा। सत्ता में बना रहने का बजट है, लोक लुभावन बजट कहना। बिल्कुल, हमारे साथ और भी लोग हैं। क्या कहेंगे सर इस बजट को लेकर, किस तरीके से देखते हैं? बजट तो में ऐसा कोई विशेष खास देखा नहीं गया है, उसको लगभग कैरी फॉरवर्ड ही हुआ है। इसमें हमारे को महाकौशल क्षेत्र के हिसाब से काफ़ी उम्मीद थी कि इस बजट में कुछ आईटी की कंपनियां हमारे यहाँ पर आती हैं, जिससे जो बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने, जॉब करने, तो वो कम से कम अपने शहर में अपने घर पे रहकर ही पढ़ भी सकते थे और जॉब भी कर सकते थे। इसके अलावा स्वास्थ्य से संबंधित हमें बड़ी उम्मीद थी कि महाकौशल के क्षेत्र में एक अपोलो जैसा बड़ा अस्पताल आना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य आज की डेट में इलाज बड़ा महंगा हो चुका है। और जो कि जबलपुर समेत पूरे महाकौशल को बहुत सारी उम्मीद है। सर, किस तरीके से देखते हैं इस बजट को, क्या हाथ आया? कुल मिला के पुराना बजट की कापी लगती है मुझे। उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि नया मुख्यमंत्री था, नया बजट उनको पहला पेश करना था। लेकिन सिवाय पुरानी चीज़ों को लागू करने के, हम लोगों को एमएफसी पे निर्णय लेने का बहुत सा स्कोप था। नई फैक्ट्रियाँ, टैक्स के लोगों के मौजूद हैं। ठीक है, किस तरीके? चलिए ठीक है, मैं लौटूंगा मैं आपके पास दुर्गेश, मैं लौटूंगा और फिर हम बात करेंगे कि जो सज्जन कह रहे हैं कि लोक लुभावन बजट है, उनके हिसाब से बजट कैसा होना चाहिए था। मैं लौटूंगा आपके पास। संतोष भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं उज्जैन से, उनके पास भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग मौजूद हैं। ब्रजेश सर कुछ पूछना चाहते हैं उनसे। जी ब्रजेश जी। तो संतोष, महाकौशल से अब हम मालवा में चलते हैं, और हम लोग मध्य भारत में बैठे हैं भोपाल में। पहले महाकौशल गए, अब मालवा तरफ चलते हैं। तो अब मालवा यानी कि उज्जैन में लोग क्या सोच रहे हैं सरकार के बजट को लेके, और जबकि मोहन यादव का शहर है। सिंहस्थ का मेला आता है, और इस बार का जो बजट है वो बजट में सिंहस्थ को भी शामिल किया गया। 500 करोड़ से भी अधिक का जो बजट है उसको लेकर भी जनता में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। साथ ही जिस प्रकार का अभी तक का जो बजट रहा है, जिस प्रकार वित्त मंत्री ने यहाँ पर घोषणाएं की है, उसको लेकर यहाँ की जनता काफ़ी संतुष्ट भी नजर रही है। सर, अभी तक का जो बजट आया कैसा देख रहे हैं उसको? मध्य प्रदेश लौटूंगा संतोष, कोई तकनीकी खामी की वजह से युवाओं को
रोजगार के लिए 14,500 करोड़ के स्वरोजगार योजना के लिए लोन की प्रावधान इसके अंदर की गई है। हाथकरघा और कुटीर उद्योग के लिए 4,190 करोड़ का प्रावधान किया गया है और वर्ष 2028 में उज्जैन को देखते हुए उज्जैन में सिंहस्थ का आयोजन किया जाता है। 500 करोड़ रुपए का प्रावधान इस फिलहाल बजट में कर दिया गया है, जबकि सिंहस्थ को अभी काफ़ी समय है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के 1,000 से अधिक स्टार्टअप को मान्यता प्राप्त दी जा रही है और राज्य के औद्योगिक क्लस्टरों के विकास के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। ये तो सर आ गया, लेकिन आप कैसे किस नज़रिए से इसको देखते हैं, क्योंकि आने वाला अभी और भी कुछ बजट में आने वाला है, आगे उज्जैन का और मध्य प्रदेश का भविष्य कैसा है? उज्जैन तो इतना अधिक डेवलपमेंट उज्जैन के अंदर होने वाला है। चारों तरफ 4 लेन और 6 लेन की भरमार उज्जैन के अंदर है। मेडिकल कॉलेज की घोषणा हो ही चुकी है, उसके लिए कार्य प्रारंभ होने ही जा रहा है। बिल्कुल, हमारे साथ पत्रकार भी हैं। अभी तक का जो बजट आया है उसको कैसे देख रहे हैं आप? 3,65,000 करोड़ रुपए का यह बजट 16% प्रति वर्ष के अनुसार इसे बढ़ाया गया है और मध्य प्रदेश में इस वर्ष विद्यालय एवं 2 वर्ष में 8 चिकित्सा विद्यालय बनाए जाएंगे। इसी के साथ रोजगार और युवाओं के लिए जो बजट में मान्यता दी गई है, और जैसा कि हम हमेशा सोचते आ रहे थे कि सिंहस्थ को लेकर आपका पहले भी हमारे द्वारा इंटरव्यू लिया गया था, जिसमें बताया था कि मध्य प्रदेश की मोहन सरकार सिंहस्थ को लेकर एक विशेष बजट प्रस्तुत कर सकती है। उसी के मद्देनजर आज 500 करोड़ रुपए मोहन जी ने उज्जैन के सिंहस्थ को दिए हैं, जो बहुत ही। सर आप व्यापारी वर्ग से आते हैं। ठीक है संतोष, लौटूंगा। संतोष मैं आपके पास लौटूंगा। डॉक्टर विशाखा कुटुंबले जी आपके पास आना चाहूंगा। मैं समझना चाहूंगा, पिछले बजट की तुलना में 16% ज्यादा बजट है इस बार, जो कह रहे हैं 3,65,067 करोड़ का। लगातार गवर्नमेंट कर्ज भी लेती जा रही है, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? 16% ज्यादा बजट हो गया है पिछली तुलना में और लगातार कर्ज भी ले रही है सरकार। अर्थशास्त्र की दृष्टि से हम ये मानते हैं कि हमारा जो राजकोषीय घाटा होता है, जिसको हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, वो हमेशा नियंत्रित होना चाहिए और केंद्र सरकार भी हमेशा ये कोशिश करती है कि वो 3% के लगभग रहे। मध्य प्रदेश सरकार का अगर हम स्टेट जीडीपी से फिस्कल डेफिसिट का एस्टिमेट ले तो वो लगभग अभी 4% है। तो प्रदेश सरकार की ये कोशिश होना चाहिए कि हम इस तरह के उद्योग, इस तरह के रोजगार, इस तरह के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पर काम करें, जिसके थ्रू ये हमारा फिस्कल डेफिसिट ओवर द पीरियड कम हो सके। और इसके लिए अगर हम अर्थव्यवस्था के तीनों सेक्टर्स की बात करें तो मध्य प्रदेश पिछले 4 असेंबली से एग्रीकल्चर सेक्टर में, कृषि क्षेत्र में बहुत अच्छा करता आया है। हमें कई बार कृषि कर्मण अवार्ड भी मिले हैं, पर हमारे यहाँ उसके साथ साथ ये देखना बहुत ज़रूरी है कि हम फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स पर केंद्रित करें। हमने अभी बिल्कुल ठीक बात कह रही मैम आपकी। फूड प्रोसेसिंग यूनिट पर हमको अब फोकस करना चाहिए। कृषि प्रधान प्रदेश है हमारा और भारी उत्पादन होता है सभी फसलों का, सभी अनाजों का। मैं लौटूंगा आपके पास मैम। ब्रजेश जी आपसे समझना चाहूँगा, कई सारे बजट आपने देखे हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस बजट को देखने का, समझने का और जानने का आपको मिला, और मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि इस बजट में क्या कुछ खास आपने देखा है, क्या कुछ अलग आपको इस बार के बजट में देखने को मिला एमपी के? देखिए सबसे बड़ी बात तो यही है कि राज्य सरकारों के बजट से कोई बहुत उम्मीदें नहीं होती। हम लोगों ने पिछले सालों में कई बजट देखे, तो पर मैडम ने जो अच्छी बात कही वो यही कि ये मध्य प्रदेश की खुशनसीबी है कि उसको केंद्र में वही सरकार होती है, राज्य में वही सरकार होती है, तो जो फंडिंग होती है फंड काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है। मगर उसके लिए बड़ी बात वही कि आपके पास कोष तो बहुत है, मगर उसको सही तरीके से खर्च करना भी आना चाहिए, बजाय वे वजह के प्रोजेक्ट्स में। अभी भी इसमें कई प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो लंबे समय से चल रहे हैं मगर खत्म होने का नाम नहीं ले रहे।
रहे। मैडम ने फिर एक बात बहुत अच्छी कही, हमने कृषि प्रधान प्रदेश तो बना लिया है, मगर कृषि के साथ साथ जो हमको फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स होनी चाहिए। हम हर वक्त कुछ दिनों में देखते हैं कि सड़े टमाटर सड़कों पर फेंके गए, कई ऐसी फसलें हम लोग उगा तो रहे हैं मगर उनका कंजम्पशन नहीं हो पा रहा। मध्य प्रदेश के साथ जो सबसे खूबसूरती की बात है कि मध्य प्रदेश एकदम बीच में सेंट्रली लोकेटेड राज्य है। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पर की बनने थे, वेयर हाउसेस बनने थे और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स बनने थे, मगर उस दिशा में कोई काम नहीं हुआ। उद्योग हैं, उद्योग की तरफ से कोई बहुत काम नहीं हुआ। पैसे तो रख लिए जाते हैं, हर साल इन्वेस्टर समिट होते हैं, मगर इन्वेस्टर्स यहाँ आके वादे बहुत करते हैं मगर उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते नहीं हैं। पिछले बार जरूर जब कमलनाथ की सरकार थी तो एक उम्मीद जगी थी कि कमलनाथ की चूंकि पूरे प्रदेश में एक छवि थी उद्योग मित्र की, तो उससे होगा, मगर पिछले 15 सालों में शिवराज जी के साथ ऐसा नहीं हुआ। उनकी छवि एक लोकप्रिय नेता की और एक किसान प्रिय नेता की थी, कभी उद्योग प्रेमी वो नहीं रहे, तो जिसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। हमारे प्रदेश के बच्चे अधिकतर बेंगलोर, हैदराबाद और पुणे में काम करने के लिए जा रहे हैं, IT कंपनी में जॉब करने के लिए। बिल्कुल नहीं है। हम खुद देख रहे हैं कि मैडम जहाँ बैठी इन्फोसिस और TCS के बड़े बड़े दफ्तर हैं, मगर उन दफ्तरों में एम्प्लॉयमेंट नहीं है। अभी इन्फोसिस का जगह सरकार ने छीन के किसी आधी जमीन किसी दूसरी कंपनी को दे दी, तो कंपनियां आ रही हैं सिर्फ जमीन कब्जा करने के लिए मगर रोजगार नहीं दे पा रही हैं। तो सरकार का कोशिश रोजगार देने की होना चाहिए। इंदौर भोपाल के बीच में इतनी अच्छी जगह है, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री डेवलप करनी चाहिए। उस दिशा में डॉक्टर मोहन यादव सरकार सोचें तो हमारे बहुत बेहतर होगा, और उस दिशा मुझे लग रहा है कि अब रोजगार पे सरकार फोकस कर रही है सरकारी नौकरियों के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात करी कि रोजगार पर फोकस सरकार का होना चाहिए। ब्रजेश जी, मैं आपके पास लौटूंगा और हम बात करेंगे जो फंड रिलीज होने की बात कही आपने कि केंद्र से फंड मिल जाता है लेकिन उसका सही इस्तेमाल नहीं हो पाता, इस पर हम बात करेंगे। दुर्गेश, मैं आपके पास आ रहा हूं। आपके पास जो सज्जन मौजूद थे वो कह रहे थे कि लोक लुभावना ये बजट है, उनसे जानिए समझिए कि उनके हिसाब से कैसा बजट होना चाहिए था, क्या उम्मीद थी उनको इस बजट से? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर जब प्रदेश सरकार अपना बजट पेश करती है तो हर आम आदमी के साथ साथ खासकर जो किसी न किसी सेक्टर से जुड़े होते हैं उनकी सबसे ज़्यादा उम्मीद होती है। हमारे साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्य मौजूद हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं इस पूरे बजट को, क्या फ़ायदेमंद रहा और क्या आपको लगता है कि उम्मीदों पर खरा? भाई, उम्मीदों पे तो खरे उतरने की बात होती है और संतुलित बजट पेश किया गया है, सबका ध्यान रखा गया है। निश्चित तौर पर देखिए हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। सर, थोड़ा सा इस तरफ आ जाइए, मैं कोशिश करूंगा आपसे बातचीत करता हूं। किस तरीके से देखते हैं सर इस पूरे बजट को लेकर, आप क्या चर्चा करें? दो प्रश्न मन में आते हैं। नई सरकार बनी थी, नए मुख्यमंत्री बने थे, तो कुछ नया की उम्मीद थी हम लोगों को, व्यापारी वर्ग को खास करके। हम एक तरफ कर्जा ले रहे हैं उसको फ्री की योजना में बांटने के लिए, तो प्रदेश के व्यापारी वर्ग की इनकम कैसे बढ़ेगी, एक क्वेश्चन है। इंडस्ट्री पे हमने कुछ खास ध्यान नहीं दिया। अगर इंडस्ट्री नई लगती है तो नए रोजगार सृजित होते हैं, नए टैक्स गवर्नमेंट को मिलते हैं, गवर्नमेंट की इनकम बढ़ती है। वही रटा रटाया बजट जो पिछले कई साल से हम देख रहे हैं, उसी की कापी लग रही है मुझे नया बजट। अपने जबलपुर महाकौशल क्षेत्र के लिए हम लोगों को उम्मीद थी, क्योंकि ज़्यादातर ये एक बात कहीं ना कहीं रहती है, एक टीस रहती है कि जबलपुर या महाकौशल क्षेत्रों को भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं मिल पाया। राजनीतिक स्तर पर जिस तरह से भाजपा को जबलपुर ने सपोर्ट किया है उस तरह से हमको कुछ भी नहीं मिला है, और काफ़ी लंबे समय से हमको जबलपुर संस्कारधानी को कुछ नहीं मिल रहा है। लोक लुभावना पूर्व बजट है ये, व्यापारियों के लिए, इंडस्ट्री के लिए यहाँ कुछ भी नहीं दिया गया है। आपके पास मैं लौटूंगा। ब्रजेश जी, आपसे समझना चाहूंगा मैं, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि आप कह रहे थे कि डबल इंजन की सरकार होती है तो काफ़ी फ़ायदा होता है, फंड रिलीज होने में दिक्कत नहीं होती, लेकिन उस फंड का सही इस्तेमाल होना चाहिए। कल परसों की खबर थी, शिक्षा विभाग के लिए 398 करोड़ रुपये रिलीज हुए, लेकिन वो लैप्स होने के कगार पर थे, उनका इस्तेमाल ही नहीं हो पाया था। मुझे भी लग रहा है कि इस बार जो डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने इसमें आज जो चूँकि सिंहस्थ के लिए 500 करोड़ रखे हैं, वो 500 करोड़ चूँकि 2028 में सिंहस्थ होना है तो वो पैसा भी यहाँ वहाँ तरीके से कुछ बढ़ जाएगा, उस फंड के लिए पूरा नहीं होगा। हो यही रहा है। देखिए, सबकी चिंता ये है कि जो फ्रीवीज़ के लिए एक तरफ तो हम लोग बहुत सारा कर्जा ले रहे हैं, इस समय बहुत ज़्यादा कर्जा है। पिछले दिनों हम लोग ने 82,000 करोड़ का कर्जा लिया, सरकार ने बहुत बड़ा कर्जा हम लोग ले रहे हैं। उस कर्जा उठाने के बाद भी उस कर्जे से बहुत ज़्यादा जो पैसे खर्च हो रहे हैं किसी
इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं लग रहा है, वो पुराने कर्जे की किस्तें चुकाने में लग रहा है। और चूंकि सरकार की केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार में आपस में तालमेल है तो कर्जा लेने में दिक्कत नहीं हो रही, मगर उस कर्जे का फायदा बजाय इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में, उद्योग बढ़ाने में, जैसे उद्योग जबलपुर से वो सज्जन बोल रहे थे कि जब तक उद्योग में हम लोग निवेश नहीं करेंगे तब तक ना तो नए रोजगार का सृजन होगा और ना ही उस चीज़ का कि सरकार को ज़्यादा टैक्सेस मिलेंगे। मगर मेरी सबसे बड़ी चिंता यही है कि जो हम लोग वैट लेके आए थे, वैट का मतलब होता है दुनिया के सारे देशों में एक जैसे वैट की कर प्रणाली होती है, माने ऊपर से लेके नीचे तक सभी प्रदेशों में एक जैसा वैट लागू होता है। हमारा देश ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे वैट की इतने सारे स्लैब्स बने हुए हैं और सबसे बड़ा जो मिडिल क्लास के साथ जो छल होता है वो है डीजल पेट्रोल पे वैट। हर राज्य का डीजल पेट्रोल पे वैट अलग अलग है, क्यों नहीं इनका वैट एक जैसा किया जाए, जिससे जिस रेट पे डीजल हम उत्तर प्रदेश में खरीदें वही मध्य प्रदेश में खरीदें। दरअसल इस वैट को सरकार ने अपना खजाना भरने का तरीका समझ लिया है। चुनाव के पहले मोदी जी ने वायदा किया था कि अब हम बीजेपी शासित राज्यों में एक समान वैट लागू करेंगे, जिससे हर जगह डीजल पेट्रोल का रेट एक जैसा होगा। उम्मीद थी कि इस बजट में जो हमारे वित्त मंत्री हैं वो वैसा कुछ करते हैं, मगर उन्होंने वैसा कुछ नहीं किया। सब कुछ पुराना से पुराने ढर्रे पे ही एक बजट पेश किया है। तो बहुत उम्मीद या बहुत आशा या बहुत कुछ बदलाव होगा ऐसा नहीं है। चिंता की बात है ये कि फ्रीवीज पे काफी पैसा खर्च, बिल्कुल फ्रीवीज पे काफी पैसा खर्च हो रहा है। सरकार कर्ज ले रही है, दूसरे कर्ज को चुकाने के लिए इंडस्ट्रियल एरिया में कुछ डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, जिससे रोजगार डेवलप नहीं हो पा रहे हैं मध्य प्रदेश में। हमारे जो चिंता का विषय, हालांकि अच्छी बात यह है कोई टैक्स नहीं है, योजनाएं बंद नहीं हो रही हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, अभी जैसा है वैसा ही चल रहा है, कुछ नया है नहीं। तो बहुत धन्यवाद दुर्गेश, बहुत शुक्रिया मैम, बहुत धन्यवाद आपका विशाखा जी, और संतोष आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, रिएक्शन हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखा आपने, समझा आपने कि किस तरीके से जो बजट आया है उसमें कुछ नया नहीं है। फ्रीबीज योजना पर सरकार ज़्यादा पैसा खर्च कर रही है, ज़्यादा सरकार कर्ज ले रही है, लेकिन कुछ नया यहाँ पर नज़र नहीं आता, कुछ रोज़गार के सृजन की बात यहाँ पर नहीं होती। हालांकि पुलिस विभाग में भर्तियों की बात हो रही है, मेडिकल कॉलेज की भर्तियों की बात हो रही है। बहुत धन्यवाद।